So students, chapter third, what is government was running, okay? And in this chapter, we have understood about the government and a level. We have understood about the government level and types of government and which types of government we have understood. We have understood monarchy government and democratic government, between the difference and between difference monarchy and democratic government. And in the democratic government, we have understood that क्या क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है और मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है. यस्टरडे वी हैव solved some quiz, है ना, some true or false, है ना, have been solved by you, है ना, and most of the students were giving a right answer. So that was it's to denote that they were listening carefully. So it's ये देखिए, ये this is the king and और ये जहां पर बिलोंग कर रहे थे, इसका मतलब वो जो हमारा गवर्नमेंट वाला पार्ट था वो मोनार्की वाला पार्ट था, ठीक है ना. और जहां पर अब ये नहीं होते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है. पिक्चर्स में भी आप लोगों ने समझा था, ये हम लोगों ने ट्रू फॉल्स समझा था. यहाँ पर जो ऊपर अगर हम लोगों ने पढ़ाई अच्छे से कर लिया यहाँ पर, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि इसका ट्रू फॉल्स क्या देना है ना. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक्सप्लेन, है ना, इसका एक्सप्लेन जो है, इसका एक्सप्लेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी का मतलब हमने समझा था कि जहां पर जो शासन एक तरह से अथॉरिटी होती है, लास्ट पावर होती है, जनता के हाथ में होती है, पीपल्स के हाथ में होती है, क्योंकि उनके द्वारा ही चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वही जाके वहां बैठते हैं और वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं. और हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाने के बाद उनका जो डिसीजन होता है वो सभी को मानना पड़ता है, ठीक है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम लोगों ने ये पैराग्राफ कवर कर लिया था. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, पहली लाइन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया था. शायद हमें यहाँ से पढ़ना था, तो मुझे कंफर्म करें यहीं से पढ़ना है. यस सर. यस सर. ओके, ठीक है. यस सर. तो सभी लोग अपना माइक जो है म्यूट कर लेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे. बहुत आराम से समझ में आ जाएगा. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, इसलिए सिंपल सा लगेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी चैप्टर 5, 6, 7 इसके आगे वाले चैप्टर पढ़ चुके हो, कि वहां पर आप लोगों ने गवर्नमेंट का पहला पार्ट तो आपने देख ही लिया है, लोकल गवर्नमेंट, है ना. लोकल गवर्नमेंट तो आपने देख ही लिया है कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है. वही सारे काम आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं. बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है कि हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा काम लोकल गवर्नमेंट करेगी, कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कौन सा काम नेशनल गवर्नमेंट करेगी. ये बात मैंने आपको बताया हुआ था, है ना. जैसे अगर आपके एरिया की में कोई नाली है, उसकी सफाई करना है, स्ट्रीट लाइट है, तो ये आपकी लोकल गवर्नमेंट करती है ना. अगर गांव होगा तो ग्राम पंचायत, शहर होगा तो म्युनिसिपल काउंसिल या कॉर्पोरेशन. इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई हाईवे बनना है, अगर कोई हाईवे बन रहा है आपके ही जिस एरिया पे आप रह रहे हैं बगल से कोई हाईवे बन रहा है, वो हाईवे लोकल गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है. हाईवे मतलब एक बहुत बड़ी, है ना, चौड़ी जो रोड बन रही है, वो हाईवे किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है. स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी. जिस स्टेट के आप हैं, जिस स्टेट में आपके चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, है ना, वो पूरा जो उनका एक काउंसिल है वो काम करवाएगी, वो उसका काम है. वहां पर अलग अलग मिनिस्टर होंगे, तो जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा वो ये काम करवा देगा. लेकिन अगर वही रास्ता आपके घर के पास अंदर आ रहा हो, हाईवे से अगर वो रोड अंदर आ रही है, आपके घर तरफ आ रही है, वो तो हाईवे नहीं है, तो वो काम कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट करेगी. बात समझ में आ रही है ना. यानी आपके घर के अंदर कॉलोनी में जो रोडें बन रही हैं, जो बनाया जा रहा है, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट काम करती है. जबकि जो मेन हाईवे होता है, शहर में जो मेन हाईवे होता है, जैसे कोई इलाहाबाद से रास्ता जुड़ रही है, कानपुर से जुड़ रही है ना, सतना से जुड़ रही है, तो ये वाली जो बड़ी बड़ी रोडें हैं ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है. ये तो आप जान ही रहे हैं, है ना, कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है. ठीक है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो रोड जोड़ रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो रोड जोड़ रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम हो जाएगा. ठीक है. और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी अगर कोई बहुत बड़ा हाईवे है, जैसे नेशनल हाईवे जिसको हम बोलते हैं, तो नेशनल हाईवे नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में भी होता है.
नेशनल हाईवे नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में भी होता है। तो राज्य सरकार जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट आपस में मिलकर ये काम पूरा कर लेती है, ठीक है। नेशनल हाईवे होता है जैसे बड़े बड़े महानगरों को, बड़े बड़े शहरों को जोड़ रहा है, जैसे दिल्ली से मुंबई, है ना, मुंबई से इधर, और तो ये बड़े बड़े जो होते हैं काम ना, ये नेशनल हाईवे के अंतर्गत हो गए, ठीक है। तो ये काम नेशनल गवर्नमेंट का होता है। तो 3 गवर्नमेंट मैंने बताया हुआ था, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि किस तरह से कामों का बंटवारा हो जाता है। जैसे रेलवे का काम पूछा जाए, मैंने आपको बताया हुआ था कि रेलवे का काम कौन करेगा, रेलवे का काम कौन करेगा, बताइए मुझे कोई, कौन करेगा रेलवे का काम? कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सभी लोगों का बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोगों का गलत है, ठीक है ना, बहुत गलत बताया आप लोगों ने, ठीक है। रेलवे का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, नेशनल गवर्नमेंट करेगी। रेलवे का काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर के बगल में स्टेशन है तो आप सोचो कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके घर के बगल में कोई स्टेशन है, आप अपने घर से जाते हो, वहां ट्रेन में बैठ जाते हो, तो आपको लगता है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, ये इनका किसी का काम नहीं होता है। रेलवे का काम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, नेशनल गवर्नमेंट का होता है। देश की जो सरकार बैठती है ना, वो मेन गवर्नमेंट जो होती है, जहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब काम, रेलवे का काम वहां से संचालित होता है बेटा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होते हैं। अब इससे आपको एक चीज ये पता चल रही होगी कि देश में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब अलग अलग विषय हैं, और उस विषय को कौन काम करेगा, ये पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं ना क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, है ना। अभी इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन करेगा, कौन सा सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट का है, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट और स्पेशली इसी में है। लोकल गवर्नमेंट का तो छोड़ दीजिए आप, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट का विषय कौन सा है, स्टेट का सब्जेक्ट कौन सा है, और नेशनल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट कौन सा है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेशनल और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे एजुकेशन में दोनों मिलकर काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी और स्टेट भी काम करेगा और नेशनल गवर्नमेंट भी काम करेगी, ठीक है ना। जैसे देश में, कंट्री में क्या होता है, कंट्री में जैसे ऊपर से एनसीईआरटी ने क्या, वहां से जो हमारी टीम है उसने क्या कर दिया कि ये वाली बुक चलनी चाहिए, एनसीईआरटी वाली बुक चलनी चाहिए। तो पूरे देश में जहां भी क्लासेस होंगी 6 to 8 वाली, पूरी 6 to 12 वाली, वहां पर सभी जगह एनसीईआरटी की ही बुक चलेगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी। तो ये अलाउ कर दिया है ना, ये अलाउ कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सभी जगह ये हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ब्रांच थी वहां से अलाउ करा दिया गया। तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो दोनों जगह अप्लाई होते हैं, स्टेट में भी और नेशनल में भी। चलिए आगे हम बात करते हैं, अपने चैप्टर्स पे आ जाते हैं। कुछ चीजें आप लोगों को सब धीरे धीरे समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें हैं भी आपको समझ में कुछ कम आ रही होंगी, कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आ रही होंगी तो अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हैं। कुल मिला के आप बस इतना समझने की कोशिश करिए कि छोटी छोटी बातों को और समझने की कोशिश करिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को हम नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके अंडर में होती हैं। कुछ बातें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, ठीक है ना, और कुछ दोनों के अंडर में होती हैं, कुछ दोनों के अंडर में होती हैं। बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स इज यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अंडरलाइन करिएगा इसको, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में, ठीक है। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना काम करते हैं, जनता उनको चुनती है और फिर वो सरकार के रूप में हमें दिखते हैं, है ना, कि सरकार बना लिया उन्होंने, गवर्नमेंट बना लिया और फिर वो डिसीजन लेते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। ऐसे केसेस में हम लोग डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मेंबर जरूर पार्टिसिपेट करता है। बट इंस्टीड चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, है ना, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग उनको चुन लेते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट, और यही रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुना था, जब ये जीत जाते हैं
तो आपस में मिलते हैं एंड मेक डिसीजन फॉर एंटायर पॉपुलेशन, और डिसीजन लेते हैं पूरी जनसंख्या के लिए। पूरी जितने भी जनता है ना, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या, जितना भी लोग वहां पर रहते हैं ना, सबके लिए डिसीजन लेते हैं। अब ये देखिए एक बाबा जी हैं, ये बाबा जी आपको दिख रहे हैं, ये किसी गांव का सीन है ना, ये गांव का सीन है जहां पर ये लोग देखो बैठे हुए हैं। ये सब कौन है, ये सब ऐसे मेंबर हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन में। ये बाबा जी वोट डालने जा रहे हैं, तो वोट डालकर ये आ चुके हैं, और वोट डालने के बाद ये अपने अंगूठे में देखिए अपने नाखून के ऊपर स्याही लगवा रहे हैं, ठीक है ना, अपने नाखून के ऊपर स्याही लगवा रहे हैं, जिससे एक बार ही वोट डाल सकें। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति एक बार वोट डालने गया तो फिर दोबारा घुस जाए, बड़े मेरा कई बार वोट डालने का मन कर रहा है, मैं जाके फिर से डाल देता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए एक ही बार आप वोट डाल सकते हैं और एक ही व्यक्ति को चुन सकते हैं, है ना। जैसे कई लोग खड़े हैं चुनाव में, इलेक्शन में, है ना, आपको एक पसंद आ रहा है, आप उनको चुन लीजिए, इसके बाद सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपकी नेल्स में स्याही लगा दी जाएगी। ये स्याही 2 दिनों तक 3 दिनों तक छूटती नहीं है जल्दी, ठीक है ना, बहुत मजबूत स्याही होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये मैडम लगा रही है इनकी स्याही कि बाबा जी दोबारा आके वोट न डालने पाए, ठीक है, कि बाबा जी अंदर से वोट डाल के ही आए हैं, ठीक है। ये गांव का एक सीन है। तो ऐसे आप लोग देख लीजिए, ये लोग बैठे होते हैं, ये देखिए लिस्ट लिए हैं, और लिस्ट में क्या करते हैं, नाम मिलाते हैं कि जो व्यक्ति वोट डालने आया है वो इस लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं है। अगर उसका नाम इस लिस्ट में नहीं मिलता ना, तो उसको वहीं पे लौटा देते हैं, कह देते हैं भाई आप जाओ, आपका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट का मतलब वोट देने के लिए लिस्ट बनती है। जो लोग 18 ईयर से ऊपर हो जाते हैं उनका उस क्षेत्र में, एरिया में नाम आना चाहिए, ठीक है ना। उसको अपना कुछ भी आईडी देकर उसको अपना एंट्री करानी पड़ती है, ठीक है, उसको बताना पड़ता है कि हम अब वोट डालने लायक हो चुके हैं, है ना। तो उनका फिर मतदाता जो लिस्ट होती है ना, वोटर लिस्ट, उसमें नाम उनका आ जाता है। देखिए these days the government cannot call itself democratic unless it allows the what is known as universal adult franchise। अंडरलाइन करेंगे आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, वयस्क मताधिकार, यानी जो लोग भी 18 ईयर्स के हो गए हैं या उनसे ऊपर, वही लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। 18 ईयर्स एज आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोगों ने पढ़ाई है। दिस मीन्स ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री अलाउड टू वोट। अंडरलाइन करिएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से लेकर यहां तक। अगर आपसे कोई सिंपल सी डिफिनेशन पूछ लिया है कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो यू हैव टू आंसर, क्या आंसर देना है आपको, आप कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स all adults in the country are allowed to vote। all adults in the country are allowed to vote। जहां पर ऐसे एडल्ट जिनको वोट देने का राइट मिल जाता है, अनुमति मिल जाती है, ऐसे कंट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी फ्रेंचाइज वहां काम कर रही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उस कंट्री में, ठीक है। ज्यादातर सभी देशों में अब हो चुकी है। But it's not always like this। Can you believe that there was a time when a government did not allow women and poor to participate in the election in the earliest form। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें लिखा है कि क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक ऐसा समय भी था जब वुमेन को और पुअर लोगों को, यानी जो महिलाएं थी और जो गरीब लोग थे, इनको वोट डालने नहीं दिया जाता था बेचारों को, है ना। इन द अर्लिएस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन। और केवल किसको वोट डालने दिया जाता था पुराने समय में, अर्लिएस्ट का मतलब पुराने समय में, पहले की बात चल रही है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बनती थी ना, तो अलाउड ओनली मेन, केवल किसको, मेन को ही वोट डालने दिया जाता था, यानी मेन को, विमेन को नहीं। और मेन में भी किसको, जिसके पास पैसा होता था, है ना, who owned property were educated, जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि कितनी गलत बात है, मतलब वोट डालने का राइट केवल उसी को है जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, या जो एजुकेटेड है। जो अनएजुकेटेड है उनको राइट नहीं है। वोट डालने का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए ना, क्योंकि उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको तो वोट डालने का राइट तो होना ही चाहिए। उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि हम किसको, हमारे ऊपर, हम किस गवर्नमेंट को बनाने जा रहे हैं। बट पहले ऐसा नहीं था जो आज आप देख रहे हैं। आज आप बड़े आराम से, जिस दिन वोट डालने का होता है ना, आपके पेरेंट्स लोग जाते हैं, जाके वोट डाल के चले आते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, है ना। आपकी मम्मी भी वोट डाल देती है, आपके पापा भी वोट डाल देते हैं, लेकिन पहले विमेन को अलाउड नहीं था, ठीक है। दिस मीन दैट वुमेन, किसी का माइक ऑन हुआ है, माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लीजिए। दिस मीन, इसका मतलब ये होता था कि विमेन दैट पुअर, जो विमेन पुअर होती थी एंड प्रॉपर्टी लेस होती थी एंड अनएजुकेटेड होती थी, वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोट डालने नहीं दिया जाता था।
द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। और इस तरह से हमारा जो देश रहा वो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा ही चलाया जाता था, शासन किया जाता था जो अपने हिसाब से चलाते ही थे, है ना, कि बस जो पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि अंग्रेजों के लिए लिखा हुआ, क्योंकि उस समय अंग्रेजी थे और वही संपन्न होते थे, वही पढ़े लिखे होते थे, भारतीय इतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो इसीलिए वो लोग अपने ही लोगों को क्या कर देते थे, सोचते थे ये वोट देंगे तो हम बार बार जीत जाएंगे, है ना, इसीलिए। अब देखिए दिया है, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड देयरफॉर केम टुगेदर टू द डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। पहले स्वतंत्रता के पहले भी हमें देखा गया कि कुछ माइनॉरिटीज ऐसी थी जिनको वोट डालने दिया गया एंड देयरफॉर केम टुगेदर डिटरमाइन फेट ऑफ द मेजॉरिटी। फिर ये कुछ मेजॉरिटी के रूप में देखने के लिए मिला हमें। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि माइनॉरिटी मतलब कम लोग, माइनॉरिटी का मतलब होता है कम लोग, ठीक है, और मेजॉरिटी का मतलब होता है अधिक लोग, है ना, अधिक लोगों का समूह वो मेजॉरिटी हो जाती है, कम लोगों का जो समूह होता है उसे माइनॉरिटी कहते हैं, है ना। Several people, including Gandhi ji, were shocked at unfairness of the practice। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करिएगा। गांधी जी उस समय जब थे, जिस समय अंग्रेज थे और उस समय ये ऐसा हो रहा था, उस समय गांधी जी इस घटना को देखकर बहुत ही दुखी थे। अनफेयरनेस, इस अन्याय को देखकर क्या थे, शॉक्ड थे। शॉक्ड मतलब उनको अचंभा लग रहा था कि यार क्या भी ऐसा भी होता है क्या, है ना। एंड प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। उन्होंने कहा कि सभी एडल्ट जो है उनको वोट डालने का राइट तो होना ही चाहिए, है ना। और दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसी को तो हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो गांधी जी देखिए अपना जो दुख है, अपना जो कष्ट है उस समय जो देख रहे थे, उसको प्रकट कहाँ कर रहे हैं, उसको कहाँ बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया। अब याद रखिएगा गांधी जी की एक पत्रिका थी, गांधी जी एक समाचार पत्रिका अपनी उनकी खुद की थी, नाम याद रख लीजिएगा, यंग इंडिया नाम से। जैसे आज पेपर आता है ना, हिंदुस्तान नाम से पेपर आता है, अमर उजाला आता है ना, दैनिक जागरण आता है, नाम से पेपर आते हैं ना। तो उसी तरह से गांधी जी अपने खुद की नाम से यंग इंडिया नाम से उनकी एक पत्रिका थी, पेपर था, जिसमें वो अपनी बात कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने ये वाली बात किस अपनी जर्नल में कही, तो आप बताएंगे तो जर्नल का क्या नाम था उसका, यंग इंडिया। क्या नाम था, यंग इंडिया। और गांधी जी ने कब कहा ये बात, इन 1931 में। 1931 याद रखिए, उस समय आपका देश आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि आपका देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। 1947 में 15 अगस्त 1947 में आपका देश आजाद हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। और 1931 में गांधी जी कह रहे हैं, क्योंकि ये सब देख रहे हैं ना कि कुछ महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, गरीब लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है ना, जो लोग पैसा है जिनके पास उनको वोट डालने दिया जा रहा है, बाकी नहीं दिया जा रहा है ना। इस तरह से देखिए गांधी जी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट द वेल्थ शुड हैव द वोट। गांधी जी कहते हैं कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, इस आइडिया को मैं सहन नहीं कर सकता कि वो आदमी जिसके पास पैसा रुपया है वो तो वोट दे सकता है, बट द मैन हु हैज गॉट अ कैरेक्टर, लेकिन जिस व्यक्ति के पास अपना कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब जो इंसान बहुत अच्छा ईमानदार है, बट नो वेल्थ, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये कि गांधी जी किस तरह के लोगों को पसंद करते थे, जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है। गांधी जी किस तरह के लोगों को पसंद करते थे, जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है। कैरेक्टर का मतलब चरित्र अच्छा होता है। चरित्र का मतलब जो हमेशा सत्य बोले, झूठ ना बोले, जो सच बोलते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, उनको पसंद करते थे, है ना। जो लोग ईमानदार है, ऑनेस्टी है, जो दिखाते हैं अपने काम के प्रति, जो जिनको जितना काम मिला हो तो वो काम करते हैं, तो ऐसे ऑनेस्ट लोगों को क्या बोल रहे थे, अच्छे कैरेक्टर वाला बोल रहे थे, ठीक है ना। बट नो वेल्थ, हाँ इसको तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। और दैट मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन डे, यानी कि पूरे दिन भर जो आदमी ईमानदारी से अपना पसीना बहाता है, काम करता है ना, तो नॉट हैव द वोट फॉर द, है ना, उसको वोट नहीं मिल रहा है, उसको वोट डालने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या था, द क्राइम ऑफ बीइंग पुअर मैन, एक तरह से उस गरीब आदमी के लिए एक तरह से क्राइम था, ठीक है। तो ये बात गांधी जी किसमें कहते हैं, यंग इंडिया जनरल था एक, कौन सा जनरल में, यंग इंडिया में कहते हैं। कब कहते हैं, 1931 में। तो बेटा इस तरह से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये इसमें एक ये साइड में दिया हुआ है वोट फॉर वुमेन, ये आपको मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िएगा, वोट फॉर वुमेन। और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो थोड़ा सा फिर नेक्स्ट डे जब न्यू क्लास होगी तो फिर मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। इसको आप लोग रीड करिएगा कि जो हमारी विमेन थी ना, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले जो विमेंस थी वो केवल भारत की विमेंस नहीं, विदेशों में भी, फॉरेन में भी जो विमेंस थी उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा था। जैसे कि यूएसए, यूरोप की बात कर रहे हैं हम, ऑल ओवर यूरोप में यूएसए, वहां पर भी महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है ना, बहुत स्ट्रगल किया। और तब जाके पहले, और उस समय बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, पूरे विश्व में आपस में लड़ाई हो रही थी, विश्व में दो गुट आपस में बट गए थे, है ना। एक गुट में आपका जर्मनी था, है ना, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। इस तरह से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ये टर्की, ये सारे देश एक तरफ थे, और दूसरी तरफ कौन था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, है ना। ये देश जो थे आपस में, इनके बीच में महाघमासान युद्ध होता है दोनों, उसी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हम लोग भी अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इसलिए हम लोग भी अंग्रेजों के ही तरफ से लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटेन की तरफ से ही लड़ाई कर रहे थे। हालांकि हम लोग की इच्छा नहीं थी लड़ाई करने की, बट फिर भी हम लोग कहने पर, कि वो बात आपको फिर मैं जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर बताऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, उस समय जब सारे जो मेन है ना वो युद्ध करने चले गए, तो मेन की जो जगह थी जहां पर मेन काम करते थे, वहां पर वो काम अब कौन करेगा भाई, जितने भी मेंस हैं वो तो सैनिक में भर्ती हैं, वो सारे युद्ध करने चले गए। उनका काम किसने किया था, महिलाओं ने किया था, विमेंस ने किया था। विमेंस को बुलाया गया और विमेंस ने बहुत ही डट कर काम किया, तो लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित हो गए क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि अरे ये तो मेन का काम है, ये विमेंस भी कर लेती है क्या। तब से उनको लगने लगा कि हाँ विमेंस भी सारे काम कर सकती हैं। और इसीलिए देखिए ये पैराग्राफ में ही सारी बात दी गई है इस पैराग्राफ में, कि देखिए मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। बहुत सारी वुमेन काम करने लगी। इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है ना, कि सबको आश्चर्य हुआ और सबके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप बना था ना, अनफेयर स्टीरियोटाइप, ये दूर हो गया, ठीक है। और दे वर कैपेबल, वो क्या थी, दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग, उनको माना जाने लगा कि अरे यार ये भी तो काम कर सकती है ना, महिलाएं भी तो बहुत सारा काम कर सकती हैं। तो women began to be seen as a being equally, और तब से महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल गया, है ना। उनको माना गया कि नहीं दोनों लोग कैपेबल हैं, मेन भी और विमेंस भी, है ना, फॉर मेकिंग डिसीजन। ये बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर, है ना। So women began to see as being equally capable of making decision। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी बात आती है, वो ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछा जाता है, और आपको यही वाला पैराग्राफ आंसर में लिखना होता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, सफ्रेज का मतलब क्या होता है, सफ्रेज का मतलब होता है अपने हक के लिए लड़ाई करना, अपने हक के लिए अधिकार, यानी वोट के लिए, वोट के लिए अपना अधिकार मांगना, वही सफ्रेज होता है। तो इसमें दिया है द सफ्रेजेस, सफ्रेज मतलब होता है जो महिलाएं अपने वोट के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई कर रही थी। उन्होंने डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था, राइट टू वोट, कि हमें क्या मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए। राइट मतलब अधिकार, किसके लिए, वोट के लिए। ऑल वुमेन, सभी महिलाओं ने डिमांड किया, है ना। और बहुत सारी महिलाओं ने तो अपने आप को लोहे की जंजीरों में ही बांध लिया, है ना, प्रदर्शन किया, पब्लिक प्लेसेस पर जा जाकर उन्होंने धरने पर बैठ जाती थी, सारी महिलाएं रोड में बैठ जाती थी, है ना। मैनी सफेद का मतलब बहुत सारी वो महिलाएं जो ये संघर्ष कर रही थी, जेल भी गई, इम्प्रिजन मतलब जेल भी गई, है ना। एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, भूख की हड़ताल पर बैठ गई, कई दिनों तक भूखी प्यासी बैठी रही। सोचिए वोट डालने के लिए संघर्ष कर रही, लड़ाई कर रही, कितनी बड़ी बात है। एंड दे हैड टू बी सेड बाय कोर्ट, है ना, अमेरिकन वुमेन। और इसके बाद उनको देखिए लास्ट में सफलता मिलती है, अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। अंडरलाइन करिएगा, जितनी भी अमेरिका की वुमेन थी उनको राइट डालने का वोट कब मिलता है, तो आप लोग बताएंगे 1920 में। 1920 में अमेरिका की वुमेन को राइट डालने का वोट मिल जाता है, अंडरलाइन करिएगा आप लोग, ठीक है। वाइल वुमेन टू द यूके, और यूके की वुमेन को कब मिला, तो आप बोलेंगे कि यूके की जो वुमेन थी कुछ सालों बाद, यानी 8 साल बाद उनको भी मिल गया, 8 years बाद, गॉट वोट ऑन द सेम टर्म्स एज अ मेन सम years later 1928। जैसे मेन को वोट मिला, राइट मिला हुआ था, वैसे ही वुमेन को मिल गया।
तो सोचिए इतना आसान नहीं था। विमेंस ने हर जगह संघर्ष किया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, इंग्लैंड हो, हर जगह। तो ये पैराग्राफ आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये तो आपको समझने के लिए है, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये आपके लिए कुछ क्विज है, इसको भी आप लोग समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा काम किसके अंडर में है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप लोग अपनी अपनी बुक में करिएगा। जैसे डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये काम कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक में टिक लगाना है आपको, मेरे हिसाब से किसमें होना चाहिए, सेंट्रल में, सेंट्रल में टिक लगाएंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे क्लास में, क्योंकि आपका टाइम हो गया है, किसी भी समय वीडियो ऑफ हो सकता है। बाय सर। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय।